नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। मैं हूं राकेश सिहाग और हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फिजिक्स और उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने गति के बारे में पढ़ रहे थे और गति के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था और बड़े अच्छे तरीके से जितने भी कंसेप्ट थे ऊर्जा के वो मैंने आपको बता दिए थे, है ना। और ऊर्जा के मैंने आपको प्रकार भी बताए थे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको सारे करवाए। आज हम जो पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति के समीकरण, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। 3 नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहां से जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, यानी कहने का मतलब आपकी जो फिजिक्स है, और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर की बात करते हैं तो वो है आपका मोशन यानी गति। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से आपकी इस गति से क्वेश्चन नया आया हो, इसलिए आपको अच्छे से नोट्स बना के इनको पढ़ना है, बार बार उन नोट्सों को रिवाइज करना है। और कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और बहुत जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा। तो लाइव क्लास में हम जो भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट में लिख देना, लाइव कमेंट में, और डाउट का आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आपको कोई डाउट पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, वो डाउट अगली क्लास में आपका कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गति के नियम। गति के नियम, अगर हम बात करते हैं गति के नियमों की तो साथियों गति के जो नियम दिए गए थे वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। न्यूटन के द्वारा, किसके द्वारा दिए गए थे? न्यूटन के द्वारा दिए गए। ये न्यूटन साहब के द्वारा दिए गए थे। और कब दिए गए थे तो ध्यान रखना 1686-87 की बात है, 1686 और 87 की बात है। तब न्यूटन साहब ने गति के बारे में 3 नियम दिए थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? गति के नियम या न्यूटन के गति के नियम। अच्छा, इन गति के नियमों का जो न्यूटन साहब ने जो वर्णन किया था वो कहां पर किया था? इसका वर्णन किया था अपनी बुक में, अपनी बुक में इसका वर्णन किया था। और न्यूटन साहब की जो बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया नाम की जो बुक है वो किसकी थी? न्यूटन साहब की थी, न्यूटन की थी। और उसी न्यूटन नाम के व्यक्ति ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था और अपनी बुक में उसका क्या कर दिया? वर्णन कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि न्यूटन ने गति के नियमों का जो वर्णन है वो कहां पर किया? तो साथियों ध्यान रखना, अपनी बुक प्रिंसिपिया में किया। अब हम बात करते हैं इसकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 3। न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए थे? तो ध्यान रखना 3 नियम बताए थे। और वो 3 नियम हैं क्या? एक आपका है प्रथम नियम, प्रथम नियम। और प्रथम नियम का दूसरा नाम है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो ध्यान रखना आपका जो प्रथम नियम है वही आपका क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। क्लियर है बात? इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो जो आपका सेकंड नियम है, द्वितीय जो नियम है साथियों, वो है आपका बल या संवेग का नियम, बल या संवेग का नियम। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवेग का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और कौन से नियम को संवेग का नियम कहा जाता है? तो ध्यान रखना जो द्वितीय नियम है, जो दूसरा नियम है किसका? न्यूटन साहब का गति का, उसी को हम कहते हैं बल या फिर संवेग का नियम। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम, और जो तीसरा या जो तृतीय जो नियम है उसको कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये 3 नियम दिए गए थे बेसिकली न्यूटन साहब के द्वारा, इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। और पूरे बेसिक से लेके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करने की यहां पर कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे और आपका जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा आपको बूस्ट मिले। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई कि गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। कब दिए गए ये भी आपको याद रखना है, 1686-87 में दिए गए थे, 1686 या 87 में दिए गए थे। उसके बाद अपनी बुक में इसका वर्णन किया, बुक का नाम था प्रिंसिपिया। और उसके बाद इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या है 3।
और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम को बल या संवेग का नियम कहते हैं, और आपका जो तीसरा नियम है उसको कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम बात करने वाले हैं प्रथम नियम के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम नियम की। स्टार्ट करते हैं प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम क्या है उसके बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हमें बात करनी है प्रथम नियम की। प्रथम नियम क्या है? तो गति का जो प्रथम नियम है उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम नियम की। अच्छा, प्रथम नियम का जो नाम है वो तो आपको पता ही है, इसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अब सबसे पहले हमें इस नियम को पढ़ने से पहले इस जड़त्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये जड़त्व क्या है। ठीक है, तो प्रथम जो नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जड़त्व, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं ये जड़त्व क्या है। तो सबसे पहले इस नियम को पढ़ने से पहले हमें जड़त्व के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। जड़त्व क्या है? जड़त्व का मतलब होता है स्थायित्व। जड़त्व का मतलब क्या होता है? स्थायित्व, स्थायित्व। अच्छा, स्थायित्व का मतलब क्या है वो हमें समझना है। स्थायित्व या फिर जड़त्व का मतलब क्या है वो हमें समझना है। देखो, ये क्या करता है, ये जो जड़त्व होता है ना, ये किसी भी पदार्थ की, कोई पदार्थ है, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जड़त्व। मतलब कोई भी पदार्थ है वो अपनी अवस्था परिवर्तन करता है सॉरी, तो उस अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करेगा उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जड़त्व। क्लियर है बात है? यानी जैसे मान लो कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है और वो वस्तु विराम अवस्था में आना चाह रही है, वो विराम अवस्था में आना चाह रही है, तो ये जड़त्व क्या करेगा? इस गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में आने से रोकने की कोशिश करेगा। अब वो रुक जाएगी या नहीं रुकेगी वो तो बल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बल कम है तो वस्तु नहीं रुकेगी, अगर बल ज्यादा है तो वस्तु रुक जाएगी। यानी किसी भी गतिमान वस्तु को हमें अगर विराम अवस्था में लाना है या फिर विराम अवस्था को गतिमान अवस्था में लाना है तो हमें किससे लड़ना पड़ेगा? हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, हमें युद्ध करना पड़ेगा। किससे? जड़त्व से। क्योंकि जड़त्व विरोधी होता है। किसका विरोधी होता है? किसी भी पदार्थ की अगर हम अवस्था चेंज करते हैं, अगर कोई गतिमान अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में आने से रोकने की कोशिश करेगा, और कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो उसको गतिमान अवस्था में आने से रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी भी पदार्थ की अगर हम अवस्था में परिवर्तन करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार की अवस्था में मतलब हम बदलाव करेंगे, तो हमें किससे लड़ना पड़ेगा? इस जड़त्व से लड़ना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का गुण होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है? गुण होता है। और ये गुण क्या है कि ये अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब हम बात करते हैं इस जड़त्व शब्द, ये शब्द किसने दिया था? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो जड़त्व शब्द दिया था ये गैलीलियो नाम के व्यक्ति ने दिया था। गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने ही इस जड़त्व शब्द का प्रतिपादन किया था। और इस जड़त्व शब्द का जो ओरिजिन होता है, इस जड़त्व शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है द्रव्यमान से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जड़त्व की उत्पत्ति कहां से होती है। तो जड़त्व की जो उत्पत्ति होती है वो होती है किससे? द्रव्यमान से। क्लियर है बात? यानी कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जड़त्व की जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है? द्रव्यमान से होती है। कहने का मतलब जड़त्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? जड़त्व जो डिपेंड करता है वो द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, अर्थात इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, अर्थात एक ट्रेन है, अर्थात जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा,
उसमें जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा, जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जो जड़त्व होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, द्रव्यमान पर करता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान से ही जड़त्व की उत्पत्ति होती है, इसका ओरिजिन होता है। इसलिए जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके अंदर जड़त्व का गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी विरोध करने की उसकी प्रवृत्ति ज्यादा होगी। क्लियर है बात है? क्योंकि जड़त्व का मतलब होता है विरोध करना। वो एक प्रकार का गुण ऐसा है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब वो स्थायी रहना चाहता है, जिस अवस्था में वो स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे एक ट्रेन है, एक आपके पास कार है और एक आपके पास में मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल, ये तीन आपके पास में वाहन हैं और इन तीनों को आपको क्या करना है, बल लगा के रोकना है। इन तीनों को क्या करना है, बल लगा के रोकना है आपको, बल लगाकर रोकना है, बल लगाकर रोकना है। तो आप खुद बताओ कि अगर आप इनको बल लगा के रोकने की कोशिश करोगे तो सबसे अधिक बल किसके अंदर लगाना पड़ेगा आपको, किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ट्रेन पर। यानी आपको इस प्रकार से धक्का लगा के या बल लगा के आपको रोकना है, तो लाजमी सी बात है कि ट्रेन के ऊपर आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कार पर लगाना पड़ेगा और सबसे कम जो बल लगाना पड़ेगा वो किस पर लगाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल पर, बाइक पर। कारण क्या है? कारण यह है कि इसका द्रव्यमान कम है। इसका द्रव्यमान क्या है, कम है। अगर इसका द्रव्यमान कम है तो इसके ऊपर हमें, इसका द्रव्यमान कम है तो इसका जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। जड़त्व का मतलब होता है ऐसा गुण जो विरोध करे, किसका, अवस्था परिवर्तन का। तो ये क्या था, इस प्रकार से गतिमान अवस्था में था और इसको बल लगा के हम विराम अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है और द्रव्यमान कम है इसलिए इसका जड़त्व भी कम है। इसका द्रव्यमान कम है इसलिए इसका क्या है, जड़त्व भी कम है और जड़त्व कम है तो इसमें विरोध करने की प्रवृत्ति भी कम है। ये विरोध कम करेगा और ये आराम से रुक जाएगा। क्लियर है बात है? समझ में कुछ आ रही है? यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके अंदर जड़त्व ज्यादा, यानी उसके अंदर विरोध करने की प्रवृत्ति ज्यादा। तो सबसे अधिक बल किसको लगाना पड़ेगा, सबसे मुश्किल किसके अंदर होगी, ट्रेन के अंदर, और सबसे कम मुश्किल किसके अंदर होगी, मोटरसाइकिल में। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यह होता है जड़त्व। क्लियर है बात? चलिए ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नियम की। ये तो मैंने आपको सिर्फ जड़त्व के बारे में बताया है, अब हम जड़त्व का नियम क्या है, यानी न्यूटन साहब ने क्या बताया था इस नियम के बारे में, वो नियम हमें पढ़ना है। ये तो जड़त्व कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई, ये मान सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमें बात करनी है इसके नियम की। ये नियम क्या है समझना अच्छे से, ये नियम क्या है। अगर हम नियम की बात करें तो ये नियम आपको याद रखना है कि इस नियम के अनुसार, इसकी भाषा याद रखनी अच्छे से, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान रहने की, तथा यदि वह विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी या रहने की कोशिश करेगी, जब तक कोई बाहरी बल न लगे। ये भाषा आपको याद रखनी है। यही तो है जड़त्व।
जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे हम जड़त्व कहते हैं, और इसी को हम जड़त्व का नियम कह देते हैं। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहने की कोशिश करेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, वो रुकी हुई है, तो वो रुके रहने का कोशिश करेगी। यानी जब तक उसके ऊपर हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन की अगर बात करें तो ये पेन इस जगह तब तक रहेगा जब तक हम इसके ऊपर बल नहीं लगाएंगे। जब इसके ऊपर बल लगा देंगे तो हमने किसके साथ में लड़ाई कर ली? जड़त्व के साथ में लड़ाई कर ली, और जड़त्व से ज्यादा हमने बल लगा दिया, जितना इसके अंदर जड़त्व था उससे अधिक हमने बल लगा दिया, तो ये गतिमान अवस्था में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब इस नियम में क्या कहा गया है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान रहने की कोशिश करेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगे, बाहर से कोई बल नहीं लगे। अगर बाहर से बल लगेगा तो गतिमान है वो रुक जाएगी, और रुकी हुई है वो क्या हो जाएगी? गतिमान हो जाएगी। वो तो बल के ऊपर डिपेंड करता है, बल कैसे लगा रहे हैं। क्लियर है बात है? तो ध्यान रखना, ये आपका नियम है जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है आपसे। ये पूछी जा सकती है। लैंग्वेज आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद में कुछ ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, वो तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाए उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये थोड़ी सी भाषा इसकी याद रखनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं इस नियम के बारे में नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल की, और ये जो एग्जाम्पल है ना साथियों, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और कंफ्यूजन होता है द्वितीय और तृतीय नियम में। तो रुके रहिए साथियों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कंफ्यूज होता है दूसरे और तीसरे नियम में, इनके जो एग्जाम्पल है उनको पहचानने में, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी औषधि देने वाला हूं, उसको लेने के बाद आप गलत क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जुगाड़ बता दूंगा ऐसा, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले की बात करते हैं, जैसे मान लो कोई बस है, कोई गतिशील बस अचानक ब्रेक लगा देती है, तो उसमें खड़े व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगता है। और साथियों ये जो जड़त्व का जो नियम है ना, ये बहुत सारे लड़कों की पिटाई भी करवा देता है। कैसे? कि आप बस में जा रहे हो और ड्राइवर ने बस का क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया, और जैसे ही ब्रेक लगाया तो आपके भी धक्का लगेगा आगे की ओर, और आगे आप किसी के टच हो जाते हो या किसी के ऊपर गिर जाते हो, तो आपको क्या मिलता है? थप्पड़। पिटाई भी करवा देता है। लेकिन उनको, किसको? पिटाई करने वाले को या पिटाई करने वाली को यह नहीं पता होता कि भाई साहब की कोई गलती नहीं है, गलती विज्ञान की है, क्योंकि बेचारे के ऊपर क्या लगा? जड़त्व का नियम लग गया, प्रथम नियम लग गया, और उस नियम के आधार पर लाजमी सी बात है वो गिरेगा उसके ऊपर या उसके टच होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस बहन जी को यह नहीं पता कि जड़त्व का नियम लगा है, लेकिन विज्ञान ये कहती है कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या लगा? जड़त्व का नियम लगा, इसलिए उसने क्या किया? उसको टच किया या उसके ऊपर गिर गया। गलती कुछ नहीं है, गलती बस विज्ञान की है, और गलती हमारी मेंटली कंडीशन की भी होती है। हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं। हमें सम्मान करना चाहिए नारियों का। जो व्यक्ति नारी का सम्मान नहीं कर सकता, देखो ये पढ़ाने की बात अलग है, हंसने की बात अलग है, मजाक की बात अलग है, लेकिन नारी का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। जिस घर के अंदर बहन माँ खुश रहती है, उस घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आती। तो अगर आपको अपने अंदर ऐसा बदलाव लेके आना है कि अगर आप किसी लड़की के पास बैठे हों या आपके पास में कोई लड़की है, तो वो आपके पास रहते हुए किसी भी प्रकार की, मतलब उसको गलत फील न हो, वो सेफ महसूस करे, तो आप मानव जीवन में रहने के लायक हैं। अगर सेफ महसूस नहीं कर रही है तो आप मानव जीवन में रहने के लायक नहीं है, आपके अंदर मानवता नहीं है फिर। इसलिए
हमें क्या करना चाहिए, मतलब सम्मान करना चाहिए नारियों का। नारी का सम्मान सबसे बड़ा पवित्र पुण्य माना जाता है साथियों। तो ये बात थोड़ी हंसने की थी, कुछ गलत लगा तो मैं माफी चाहूंगा। चलिए, तो कोई गतिशील बस मतलब बस है और उसमें अचानक ब्रेक लग जाता है तो उसमें खड़ा व्यक्ति आगे की ओर धक्का लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है साथियों कि जब वो गतिशील थी, मतलब हमारी बस, तो उस व्यक्ति के अंदर भी क्या था? गतिशील गुण था, गतिशील रहने का या गतिमान गुण था, उसके अंदर गतिमान अवस्था थी। अब वो बस तो ब्रेक के कारण रुक गई, लेकिन उस व्यक्ति का जो ऊपर का हिस्सा था, ऊपर का हिस्सा, पैरों को छोड़कर ऊपर का हिस्सा, उस ऊपर के हिस्से में था जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान रहने की कोशिश करती है, तो वो उसको ऊपर का जो हिस्सा वो क्या रहेगा? गतिमान रहेगा, इसलिए वो आगे की ओर क्या होता है? धक्का लग जाता है। तो ये पहला इसका क्या है? पहला इसका एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से साथियों हम दूसरे की बात करते हैं, तो कोई घोड़ा है, जैसे मान लो कोई घोड़ा, और वो घोड़ा स्थिर है, अपनी जगह स्थिर है, और अगर वो अचानक चल देता है, अचानक चल देता है, तो घुड़सवार को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो वही बात है, पीछे की ओर धक्का लगता है। इसमें क्या था? यानी घोड़े के ऊपर कोई घुड़सवार बैठा था, तो जब वो स्थिर था तो उसमें थी विराम अवस्था। घोड़ा तो चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति का जो ऊपर का हिस्सा था वो विराम अवस्था में रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर जड़त्व था। तो इसलिए वो किस प्रकार से होगा? पीछे की ओर उसमें धक्का लग गया। ये भी आपका जड़त्व के नियम का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बात करते हैं तीसरे की। जैसे मान लो कोई पेड़ है और उस पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फलों का गिरना, यानी किसी पेड़ की टहनी को अगर आप हिलाओगे तो उससे फल टूट करके गिर जाते हैं। वो भी किसका उदाहरण है? वो भी आपका जड़त्व के नियम का उदाहरण है, प्रथम नियम का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप 4 नंबर बात करते हो, कोई कंबल है और कंबल को पीटते हो आप, कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, इस प्रकार से कंबल है, उसको आप इस प्रकार से पीटते हो तो उसमें धूल कण गतिमान अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भारी बल लग रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? ये भी आपका जड़त्व के नियम का उदाहरण हो गया, पहले नियम का उदाहरण हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर जो है, जैसे कोई गतिमान ट्रेन है, गतिमान ट्रेन से कोई व्यक्ति कूदता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? उसका कारण यही है कि जैसे ट्रेन चल रही थी और ट्रेन में से कोई व्यक्ति इस प्रकार से कूदता है तो उसका जो ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग, वो गतिमान रहने की कोशिश करेगा, और उसके जो पैर थे वो जमीन से टच होने के बाद विराम अवस्था में आ गए। तो वो नीचे तो विराम अवस्था में आ गए, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है ना वो तो गतिमान रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जड़त्व है, इसलिए वो आगे की ओर क्या हो जाता है? गिर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप चलते साधन से अगर उतरना हो आपको, तो थोड़ी दूर उसके साथ साथ में आपको दौड़ना चाहिए, जिससे कि आपको वो जड़त्व को आप क्या नहीं करो, जड़त्व की इंसर्ट न करो, क्योंकि जड़त्व की अगर आप इंसर्ट करोगे तो आपको वो जरूर जख्मी करेगा। क्लियर है बात? तो ये आपका था 5वां। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। एक और बता देता हूं आपको, जैसे मान लो कोई मेज है और मेज के ऊपर आपने कपड़ा रख रखा है और उस कपड़े के ऊपर आपने बर्तन रख रखे हैं। क्या रख दिए? एक मेज है, मेज के ऊपर कपड़ा रख दिया, उस कपड़े के ऊपर आपने क्या रख दिए? बर्तन। अब आप क्या करते हो? इस कपड़े को जोर से खींचते हो, खींचते हो तो कपड़ा तो निकल जाता है और बर्तन उस मेज के ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि कपड़े के अंदर तो क्या गया? गतिमान अवस्था का गुण आ गया, और वो जो हमारे बर्तन थे उसमें विराम अवस्था का गुण था, क्योंकि उसके अंदर जड़त्व था, तो वो विराम रहेंगे, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? हमारी मेज के ऊपर रह जाते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी आपके इस जड़त्व के या प्रथम नियम का उदाहरण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण थे जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, और
आपको याद भी करने होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नियम की, दूसरे नियम की बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। साथियों, पढ़ते रहिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और इतना मैं कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाते हो तो आपके जो दोस्त है ना, वो आपको दुआएं देंगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट मैं आपको बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और भी अच्छा इंप्रूवमेंट करूंगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ अच्छा ही आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगा। बस आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत पहुंचाइए। आप तो देखिए, आप तो जॉब लीजिए। जब आपको जॉब मिलेगी तो एक बार दिल में जरूर आएगा कि हाँ, हमें साइंस पढ़ाई गई थी और अच्छी मेहनत करके पढ़ाई गई थी, है ना। आपके लिए पूरी मेहनत करके मैं साइंस पढ़ाऊंगा। छोटी छोटी बातें जितनी भी हैं वो सारी बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप थोड़ा सपोर्ट करना। हम दिन प्रतिदिन बेहतर होने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ, आपसे या किसी और से, किसी न किसी रूप से मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी एक प्रकार का स्टूडेंट ही हूँ, ये मानो, है ना। टीचर बोल सकते हो, लेकिन टीचर की श्रेणी में मैं आता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं स्टूडेंट हूं। जो सीखता है वो स्टूडेंट होता है, और अपने जीवन में स्टूडेंट ही रहना चाहिए। कभी भी टीचर या कोई ज्ञानी या कोई कुछ, मतलब समझते होंगे आप, एक्स्ट्रा बनने की कोई हमें आवश्यकता भी नहीं है। जो व्यक्ति सीखता है, जो व्यक्ति हमेशा स्टूडेंट रहता है, विद्यार्थी रहता है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। आप कितनी ऊंचाई पे चले जाओ, अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी रहने की कोशिश करते हैं और विद्यार्थी रहते हैं तो आप उस ऊंचाई से और ऊंचाई पे जा सकते हो। तो साथियों, घमंड कोई चीज का नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको जॉब मिल गई है तो भी आपको घमंड नहीं करना है, अगर जॉब नहीं मिली है तो भी घमंड नहीं करना है। बस जब आपको जॉब लगे तो ऐसा काम करना जिससे दूसरों का भला हो, दूसरे हमें दुआएं दें, दूसरे हमें गाली नहीं दें। अगर आप जिस फील्ड में जाते हो उस फील्ड में अपना नाम जरूर रखना, अपना स्टैंड जरूर रखना, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा जो नियम है साथियों, अगर उसकी बात करते हैं, दूसरा नियम समझना, मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा नियम है उसे कहा जाता है बल या फिर संवेग का नियम। बल या संवेग का नियम। जैसे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, उसी प्रकार से दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? दूसरे नियम को कहा जाता है बल या फिर संवेग का नियम। अच्छा, बल के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे पीछे देख लीजिए। बल के बारे में बता चुका हूं, लेकिन संवेग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। जैसे पहले नियम में मैंने क्या बताया था, जड़त्व के बारे में, उसी प्रकार से इस नियम को पढ़ने से पहले हमें संवेग के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि यह संवेग क्या बला है, संवेग क्या चीज है, मोमेंटम क्या चीज है, इसके बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये नियम हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? संवेग की। संवेग, मोमेंटम, मोमेंटम की बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि इसका प्रतीक क्या है। तो साथियों, संवेग का प्रतीक आप एम मत लिख देना। संवेग का प्रतीक आप एम मत लिख देना। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इसका प्रतीक अलग होता है। इसको कहा जाता है पी या फिर जे। इसको पी या फिर जे के माध्यम से दर्शाते हैं। एक मिनट, इसको पी या फिर जे के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके सूत्र की। इसका सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वो है P बराबर एम वी। P बराबर एम वी। P बराबर एम वी। एक मिनट रुकना साथियों। चलिए, सॉरी साथियों अगर आपको डिस्टर्ब हुआ तो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल था मेरे लिए, इसलिए मैंने वो रिसीव करना जरूरी समझा। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके सूत्र की। तो इसका सूत्र है P बराबर एम वी। एम का मतलब यहां पर क्या है? एम का मतलब है द्रव्यमान। एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। और वी का मतलब है वेग। वी का मतलब क्या है? वेग।
इसके आधार पर यह कह सकते हो कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान व वेग का गुणनफल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि संवेग क्या है, मोमेंटम क्या है, किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संवेग, मोमेंटम। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रक की। तो इसका मात्रक हम कहां से निकाल सकते हैं? इसका मात्रक निकाल सकते हैं इसके सूत्र से। सूत्र में है द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान का होता है मात्रक केजी, किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया? संवेग का मात्रक हो गया। इस संवेग का क्या हो गया? मात्रक। अगर हम बात करते हैं इसकी विमा की, तो इसकी विमा भी किससे निकाल सकते हैं? इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं इसके मात्रक से, और मात्रक का केजी, और केजी को लिखा जाता है एम के द्वारा। एक बार है तो m1, और इसमें मीटर है तो मीटर को किसके अंदर लिखा जाता है? लेंथ यानी एल के द्वारा। एक बार मीटर है तो हम L1 लिख देंगे। इसी प्रकार से सेकंड नीचे की तरफ है, इसलिए ऊपर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा T-1। ये इसकी विमा आ गई। ये विमा मैंने आपको बहुत बार बता दी है, आपको निकालनी जरूर आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके सूत्र हो गया, इसका प्रतीक हो गया, इसका मात्रक हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताता हूं, संवेग के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि संवेग है वो करता क्या है। संवेग करता क्या है कि कोई गतिशील वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी तीव्रता से टकराती है, यह संवेग से पता लगता है। यानी कोई एक गतिशील वस्तु है, इस प्रकार से ये मान लो कोई गतिशील वस्तु है, और ये दूसरी गतिशील वस्तु से इस प्रकार से टकराती है, दूसरी वस्तु से टकराती है, तो ये कितनी तीव्रता से टकराई, कितनी जोर से टकराई, कितनी धीरे से टकराई, ये हमें किससे पता चलेगा? ये इस वस्तु के संवेग से पता चलेगा। जोर से टकराई है या धीरे से टकराई है, ये हमें किससे पता चलता है? ये पता चलता है हमें संवेग से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी कोई गतिशील वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो उसकी तीव्रता मतलब कम या ज्यादा, कम मतलब धीरे से टकराई है या जोर से टकराई है, ये हमें किससे पता चलेगा? ये चलेगा हमें संवेग से पता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बतानी जरूरी समझी। इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूं कि ये आप नोट में लिख सकते हो। जैसे मान लो कोई वस्तु उसका वेग 0 है, यानी उसका v 0 है, उसका वेग 0 है, तो उसका p भी 0 होगा। p का मतलब मोमेंटम यानी संवेग भी उसका 0 होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये पहली बात, इसी प्रकार से एक बात और याद रखनी है कि कोई वस्तु है, इस वस्तु का जो संवेग है वो अगर 0 है, अगर संवेग 0 है, अगर संवेग का मान 0 है तो संवेग का मान 0 है तो उसके वेग का मान 0 होगा। उसके वेग का मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन m का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। वस्तु होगी, कोई पदार्थ होगा तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, 0.00001 क्यों ना हो, लेकिन होगा जरूर। कभी भी द्रव्यमान आपका 0 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कोई वस्तु का संवेग 0 है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लगा लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि देखो, जैसे हमें सूत्र पता है P बराबर mv, तो अगर P का मान 0 है तो m का मान हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहां से हम 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 में v का भाग लगाएंगे तो 0 कर देते हैं। 0 नहीं होता है साथियों, कभी भी नहीं होता 0। P अगर 0 है, मतलब संवेग अगर 0 है तो उसका वेग 0 हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बतानी जरूरी समझी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने आपको बताया संवेग के बारे में। ठीक है, अब हम इससे संबंधित एक और होता है आवेग, संवेग से संबंधित आवेग होता है, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हमें बात करनी है आवेग के बारे में। आवेग क्या चीज है? इंपल्स क्या चीज है? आवेग क्या चीज है? आवेग यानी इंपल्स क्या चीज है, इसके बारे में बात करते हैं। आवेग
इसे कहा जाता है इंपल्स। इंपल्स, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली वही बात, आवेग हम किसको कहते हैं? आवेग हम किसको कहते हैं? आवेग कहा जाता है संवेग में परिवर्तन को। संवेग में परिवर्तन को, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है, हर समय के बाद इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे? उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? उस परिवर्तन को कहेंगे आवेग, इंपल्स कहेंगे। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, याद रखना। क्लियर है बात? अब अर्थात इसका मतलब यह हो गया, जो आपका संवेग है, संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर है? आवेग के बराबर है। संवेग में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर है? आवेग के बराबर। और संवेग में परिवर्तन को, संवेग को लिखते हैं हम किसके द्वारा? संवेग में, संवेग को लिखते हैं पी के द्वारा। संवेग में, संवेग को हम किसके द्वारा लिखते हैं? पी के द्वारा डिनोट करते हैं। संवेग का प्रतीक पी है, लेकिन 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 संवेग में जो परिवर्तन है उसका प्रतीक है डेल वी। याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में जो परिवर्तन है उसको हम क्या कहते हैं? वी, डेल वी भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं डेल वी लिखा मिले तो भी उसको क्या समझना है? संवेग में परिवर्तन समझना है। या फिर इसको हम डेल पी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पी तो प्रतीक होता ही है, लेकिन डेल वी अगर आपको लिखा मिले तो वो भी आपका क्या होता है? संवेग में परिवर्तन होता है। तो इसके बराबर क्या हो गया? आवेग। आवेग को लिखते हैं हम किसके द्वारा? आई के द्वारा, इंपल्स आई के द्वारा। तो ये एक रिलेशन आपका बन गया, डेल वी बराबर आई या फिर डेल पी बराबर आई। समझ में आई बात? इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, संवेग और आवेग दोनों बराबर हैं, इसलिए इन दोनों की जो विमा है वह मात्रक क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सेम यानी बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। संवेग और आवेग दोनों एक जैसे हैं, लेकिन संवेग में परिवर्तन होगा उसको हम आवेग कहेंगे। तो आवेग और संवेग की मात्रक और विमा दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो संवेग का मैंने आपको मात्रक क्या बताया था? मात्रक मैंने बताया था, इसका मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो मात्रक बनेगा आपका केजी मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। और इसकी विमा जो बनेगी वो बनेगी m1L1T-1। और ये कैसे बनी? ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको संवेग में पढ़ाई थी वही है ये। क्लियर है बात? ये तो बात हो गई आवेग के बारे में, लेकिन ये तो संवेग से संबंधित हो गई। इसके अलावा एक इसका सूत्र और होता है, वो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आवेग का एक अन्य फॉर्मूला है, एक अन्य मात्रक है, वो क्या है और वो कैसे है उसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया? चलिए अब हम एक अन्य मात्रक की बात करते हैं, अन्य सूत्र की बात करते हैं, अन्य फॉर्मूला, अन्य सूत्र। एक अन्य सूत्र है इसका, और वो क्या है? I बराबर F इंटू टी, F गुणा टी। F का मतलब बल, F का मतलब क्या है यहां पर? बल, और T का मतलब है समय। T का मतलब क्या है? समय। तो वो जो मैंने बताया था ना, I बराबर डेल P या फिर I बराबर डेल V, उसके अलावा एक अन्य सूत्र और है आवेग का, और वो सूत्र क्या है? I बराबर F गुणा टी। I बराबर F गुणा टी। यहां पर F का मतलब बल है और T का मतलब क्या है? समय है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात बल तथा समय के गुणनफल को, बल तथा समय के गुणनफल को भी आवेग कहते हैं, भी आवेग कहते हैं। यानी संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको भी आवेग कहते हैं, और बल और समय का जो गुणनफल है उसको भी हम आवेग कहते हैं। आवेग की दो परिभाषाएं हो गई, एक संवेग में परिवर्तन उसको आवेग कहते हैं, एक बल और समय का गुणनफल, बल और समय का गुणनफल उसको भी हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। कहां से मिली ये परिभाषा? में इस सूत्र से मिली, इस सूत्र से ये परिभाषा मिली है, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। इसके आधार पर इसका मात्रक यानी अन्य मात्रक क्या है इसका? जो अभी मैंने आपको बताया था केजी मीटर, एक तो मैंने आपको बताया था केजी
मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा एक अन्य मात्रक और है, और वो मात्रक यहां से निकलेगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन गुणा, और टी समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये भी आपका एक अन्य मात्रक होता है, किसका? आवेग का, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपको याद रखनी है। ये आपको क्या करनी है? याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, आ गया होगा समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बात इसके बारे में और याद रखनी है आपको, ये नोट में यहां पर लगा के लिख सकते हो आप, कि जो आवेग है, आवेग के द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित कुल बल की मात्रा की गणना की जाती है। यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर आपने क्या लगाया? बल लगाया। उस वस्तु के ऊपर बल लगाया, और कितना बल लगाया, टोटल कितना बल लगाया, उस बल की अगर कुल मात्रा निकालनी है, कितना बल लगाया टोटल, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप बल लगा रहे हैं किसी वस्तु के ऊपर, तो आपने पूरे दिन में कितना बल लगाया, वो बल अगर आपको कुल चाहिए, कुल उसकी मात्रा चाहिए, तो आपको किसके द्वारा प्राप्त होगी? इस आवेग के द्वारा प्राप्त होगी। मैंने संवेग के बारे में एक बात बताई थी कि कोई गतिशील वस्तु है और वो दूसरी वस्तु से टकराती है, तो वो कितनी तीव्रता से टकराई है, इसका पता हमें किससे चलता है? संवेग से। और अगर किसी वस्तु के ऊपर अगर हम बल लगा रहे हैं, तो हमने कुल कितना बल लगाया, उसकी अगर मात्रा की गणना करनी है, तो हमें किससे करनी पड़ेगी? इस आवेग से करनी पड़ेगी। दोनों बात समझ में आ गई, संवेग और आवेग की? तो ये था आवेग और संवेग। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है साथियों, वो पढ़ना है दूसरा नियम, क्योंकि आवेग और संवेग दोनों काम आते हैं हमारे इस नियम के अंदर, इसलिए पहले इनको पढ़ना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम जो कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में जो पढ़ेंगे, वो इस दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये नियम क्या है, इसके क्या क्या उदाहरण हैं, उसके बाद हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद गति के समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद कोणीय गति, रेखीय गति, है ना, उसके बाद घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है प्रक्षेप्य गति को। तो ये सारी बातें हम करेंगे आगे की वीडियोस में। तो अगर आप अभी तक अपना मन नहीं बनाया है पढ़ने का, तो बना लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और बेहतर कंटेंट भी आपको मिलेगा, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।